ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम लोग डायमेंशंस और यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे। यूनिट्स और डायमेंशंस के टॉपिक्स के बारे में, डायमेंशंस का क्या यूज़ है और उसके डायमेंशंस के क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और डायमेंशंस को यूज़ करके हम कौन कौन सी, जैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो उनके क्या क्या यूजेस हैं डायमेंशंस के, वो भी हम स्टडी कर चुके थे। आज जो है हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो कि एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है। उसी एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब इज, ओके दूसरा पेन लेना पड़ेगा। हाँ, तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी का जस्ट उल्टा हम कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो हम कहेंगे इट विल बी 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ भी इसका आंसर आना चाहिए 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। सरफेस एरिया ये बेसिक कैलकुलेशन है, हमें शायद 10th क्लास में भी ये तो कर चुके होंगे, तो आप भी कर सकते हैं इसको। ये यूनिट कन्वर्जन वगैरह के बारे में, चलिए जल्दी से इसको क्विकली हम कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया होता है ए इज इक्वल टू 2πRH, 2πRH। ठीक है, यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर की दे रखी है इसको, लेकिन आंसर हमारा मिलीमीटर में पूछा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम 2π मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में हो गए 20 मिलीमीटर्स, मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा इतना मिलीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास में क्या आएगा, जल्दी से देख लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा 20 इंटू 100 इंटू 2π, दिस विल बी 12566, 12566.37 मिलीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 kmph कवर्स हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेकेंड। तो 18 kmph है, इसको मीटर और सेकंड में पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 18 kmph को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। 18 kmph इज इक्वल टू, तो ये कितना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 तो ये कैंसिल हो गए, ये 18 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 5 टाइम चला गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर में ये 1 सेकेंड में ये 5 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी 11 रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव डेंसिटी को सीधा सीधा हमें मल्टीप्लाई करना होता है वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, तो हमें डेंसिटी ऑफ लेड पीबी हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती थी, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 11.3, तो ये हो जाएगा 11,300 kg पर मीटर क्यूब।
इसी का उल्टा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना था। हम जानते हैं ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता था, इसको जब 11.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 11.3 और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 11,300। फिल इन द ब्लैंक्स बाई सूटेबल कन्वर्जन यूनिट्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। ये एक तरीके से क्या है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ओके, इसको रहने दो, ये सब क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg को ग्राम में किया, ये हो जाएगा 1000, यानी कि इसको लिख देंगे 10⁻3। मीटर स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर जो है सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना हो गया, 10⁷, तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻, ये हो जाएगी 10⁷। नेक्स्ट आता है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो एक हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये इतनी डिस्टेंस होती है। तो 1 इतने मीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर में कितने डिस्टेंस होंगे, कितने लाइट ईयर्स होंगे, ये क्या हो जाएगा, इसी को, ये पूरा जो नंबर है इसी को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15, ये हो जाएगा इतना मीटर। क्लियर है, सॉरी इतना लाइट ईयर, इसको हटा लो। नेक्स्ट आता है 3। इसी तरीके से ये बाकी के दोनों क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22.3। ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, where 1 joule equals to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, and time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude of 4.2 alpha inverse beta inverse square and gamma square in terms of new units. ठीक है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कह रहा है कि एक कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं और एक जूल में होता है 1 किलोग्राम। तो ये जूल को जब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक नया यूनिट सिस्टम है जिसके अंदर मास की यूनिट को अल्फा ले लिया है और लेंथ को यूनिट को बीटा लिया है और टाइम को गामा से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें कैलोरी को नए यूनिट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें नए यूनिट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एन यू। हमें पता है कि एन यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है ना। तो जब एन यू की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर मान लिया मैंने N1 U1 है, इसकी वैल्यू सेकेंड यूनिट सिस्टम के अंदर यानी कि N2 U2 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 बाई 1 इसको पुट करते हैं। नंबर है यहाँ पे 4.2 का,
फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर ये है फर्स्ट यूनिट सिस्टम किलोग्राम, सॉरी इसको क्लियर करते हैं दिस वन। 4.2 ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड में n2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको n2 को एज इट इज लिख देंगे। यूनिट सिस्टम में पता है, यूनिट सिस्टम के अंदर क्या है, अल्फा बीटा और गामा यूज़ करना है। अब अल्फा तो मास की यूनिट है, यहाँ पर मास की डायमेंशन सेम है, सॉरी यहाँ के मास की डायमेंशन 1 है तो यहाँ पर भी मास की डायमेंशन को 1 लेंगे। अल्फा kg हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बीटा मीटर, तो बीटा मीटर यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे बीटा, ये हो जाएगा मीटर्स में, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा kg बीटा मीटर्स एंड गामा सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर्स जो है देखिए मीटर स्क्वायर था तो बीटा मीटर इसका मतलब हो जाएगा बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और गामा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके नाउ अब ठीक है, हाँ 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हमने n2, u2 की जगह हम क्या क्या लिखेंगे, ये कह रहा है कि किलोग्राम, ये है नए यूनिट सिस्टम के अंदर इसकी मास की जो वैल्यू है वो अल्फा kg के बराबर है, तो अल्फा kg यहाँ पर 1 kg था, ये अल्फा kg है तो इसकी जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अल्फा kg, ठीक है। फिर मीटर स्क्वायर, ये कह रहा है ये बीटा मीटर के बराबर था, तो जब ये बीटा मीटर के बराबर था तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे बीटा मीटर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर हम पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइड करेंगे सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर थे गामा सेकंड्स तो इसको हम लिखेंगे गामा सेकंड का स्क्वायर, गामा सेकंड का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो किलोग्राम, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ पे बचा n2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर खोलेंगे, ये बीटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा किलोग्राम, इधर बचा मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा था, लेफ्ट हैंड साइड में 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये जो पूरी यूनिट है ये कैंसिल आउट हो रही है दोनों साइड से, तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या बची, यहाँ से n2 बच गया, n2 इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये होगा हमारा आंसर। और यही चीज़ इसने प्रूव करने के लिए भी कही थी, यही चीज़ इसने प्रूव करने के लिए कही है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 4.2 अल्फ़ा इनवर्स बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर, तो जब इसको लिखेंगे पावर एक लीनियर पावर के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इनवर्स, क्योंकि अपॉन में बीटा भी अपॉन में है तो ये पावर -2 हो जाएगा और गामा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। अच्छा ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ किया है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या किया है कि जो यूनिट सिस्टम जब चेंज होगा, आप पहले यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में इसको चेंज भी कर रहे हैं,
लेकिन इसकी जो डायमेंशन है, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो इस वजह से हमने दोनों को इक्वेट करते हुए यहाँ से ये फॉर्मूला जो है वो निकाला है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, explain the statement clearly. Now, to call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. Atoms are very smaller object. ये कह रहा है कि टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड और कंपैरिजन। ये कह रहा है कि एक कंपैरिजन के बिना किसी को छोटा या बड़ा कहना, मतलब किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को छोटा या बड़ा कह देना, मतलब मीनिंगलेस है। तो ये कह रहे हैं इन व्यू ऑफ दिस, इसको देखते हुए रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी। तो ये कह रहा है कि जो आंसर्स हैं इनको बताइए। तो अब ये पहला कह रहा है कि जो एटम है, एटम्स ओके, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो एटम्स किसके कंपैरिजन में स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी बॉल के कंपैरिजन में या फुटबॉल के कंपैरिजन में। ठीक है, कि किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में हम जैसे अगर खेलने की जो बॉल होती है, कॉस्को की बॉल होती है, या फिर क्रिकेट की जो बॉल होती है, उसके कंपैरिजन में हम चेक करें तो एटम जो है बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जेट प्लेन मूव्स विद ए ग्रेट स्पीड। अब एक जेट प्लेन है, वो किसके रेस्पेक्ट में हम चेक करें, अगर हम कहें कि भाई कोई पर्टिकुलर आदमी कोई पैदल चल रहा है या फिर कोई बाईसाइकिल के थ्रू चल रहा है, तो हम कहेंगे ये जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ए बाईसाइकिल और ए वॉकिंग पर्सन। ठीक है, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू, किसके एज कम्पेयर टू, हम मून भी कह सकते हैं, एज कम्पेयर टू अर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके कंपेरिजन में भी काफ़ी लार्ज है। ठीक है, द एयर इनसाइड दिस, फोर्थ क्वेश्चन है, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस हमारा जो रूम है, रूम का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको अगर हम नंबर ऑफ वॉल्यूम कंपैरिजन करना चाहें, एक सपोज करो एक छोटा सा जार है या जो कोई कंटेनर है छोटा सा, ठीक है, मैच बॉक्स का मान लीजिए, मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स एम्प्टी है। अब उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स, उसको चेक करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो उसके कंपैरिजन में जो हमारे रूम है, रूम के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट कह रहा है, प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है इसका कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg का ऑर्डर का होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी लाइटर एलिमेंट हो गया, काफ़ी लाइट पार्टिकल हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट से तो वो आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये बहुत नियरली इक्वल टू 0 आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। अब ये कह रहा है कि एक नया यूनिट सिस्टम चूज किया है जिसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको यूनिटी मान लिया, यानी कि वो उस सिस्टम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्टैंडर्ड मान लिया, उसके कंपैरिजन में हमें सब कुछ चेक करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट it if light takes 8 minute and 20 second to cover the distance। अब ये कह रहा है कि नए यूनिट सिस्टम के अंदर कितना टाइम अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको एक यूनिट सिस्टम में कर लेते हैं, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 मिनट मतलब 480 सेकेंड्स और प्लस 20 दैट इज 8
ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 500 सेकेंड्स। ये सब 500 सेकेंड्स के बराबर हो गया। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है कि लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड को यूनिटी मानते हुए अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो टाइम इतना पता चल गया, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस निकलेगी वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 500। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 इंटू 10⁻10 मीटर्स और 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब हम जानते हैं कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो जब एक लाइट ईयर में हमें इतने मीटर्स मिल रहे हैं तो हम इसको कन्वर्ट करें लाइट ईयर के अंदर, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइट ईयर से इसको डिवाइड कर देंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 9.4 इंटू 10⁻15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए आंसर आएगा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 1/6 इंटू 10⁻⁻4। इतने लाइट ईयर्स के बीच की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो अर्थ और सन के बीच में है, 1/6 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 जो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।